हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है रिसेंटली, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, उसी के प्रैक्टिस सेट 10 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो मलिनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। नेमीनाथ के जगह पे नामीनाथ होना चाहिए, जिनका जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। अजीतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था और अरिष्ट नेमी का जन्म सौरीपुरा द्वारिका में हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। अजीतनाथ और अरिष्ट नेमी दोनों की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, यानी ऋग्वेद में इन दोनों का उल्लेख मिलता है और अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो इसका उत्तर हो गया ई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त था, जिसका शासनकाल 715 से 725 ईस्वी माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, जीवित गुप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो गुप्त वंश की समाप्ति के बाद मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। मौखरी लोग गया जिले के निवासी थे। गुप्त वंश का जब शासन काल चल रहा था उस समय ये लोग सामंत थे और मौखरी सामंत धीरे धीरे जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य की क्षमता कमज़ोर होती गई, वे लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इकट्ठा होते गए और अपनी राजधानी बनाई कन्नौज, और कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक हरिवर्मन था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, मौखरी वंश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो वसुमित्र जिन्होंने महाविभास सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। राजवैद्य चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना की, वे भी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। राजकवि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वे भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अलावा पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष कनिष्क के दरबार की विभूति थे। तो इस तरह इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कालिदास, बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा लिखा हुआ यात्रा किया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर जो नेपाल में ही आता है, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी वही स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 10 वर्ष बाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका उत्तर डाइमेकस होना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एंटियोकस ने डाइमेकस को मेगास्थानीज के स्थान पर भेजा था। लेकिन एक और भी जगह चर्चा होती है कि मिस्र राजा टॉलमी फिलाडेल्फस जो 285 से 247 बीसी तक शासन किए थे, के काल में संभवतः डायोनिसियस नामक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में आया था। तो इस तरह उसका उत्तर बी या सी में से कोई एक हो सकता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हम लोगों के उत्तर में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ये होगा, कीकट होगा। और अगर दूसरे अर्थ में देखें तो यहाँ पे वरात्य शब्द का भी उल्लेख हुआ है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है? तो इनका संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पालकालीन कालाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो बिठपाल नालंदा जिले के निवासी थे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, नालंदा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बख्तियार खिलजी से बिहार की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में जब अपना यात्रा स्टार्ट किया था, यानी उसने जो बिहार पर अपना आक्रमण प्रारंभ किया था, उसका पहली सफलता उसको मिली उदंतपुरी विश्वविद्यालय या उदंतपुरी विहार, जो बिहार शरीफ में पड़ता है,
उस पर विजय प्राप्त करके 1198 ईस्वी में। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। 1203 और 4 के बीच में उसने बंगाल पर चढ़ाई किया, उस पर विजय प्राप्त की। और 1206 में वहाँ से तिब्बत पर आक्रमण किया, और तिब्बत में आक्रमण जब किया तो वहाँ से उसको हार मिली, और वहाँ से लौटते समय उसी का सहयोगी जिसे वह अपने राज्य की रक्षा के लिए सीमा पे छोड़ के गया था, अली मर्दान खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह इसका प्रश्न का उत्तर होगा ए, अली मर्दान खां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल में किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी की बिहार का उपशासक नियुक्त किया? तो इसका प्रश्न होगा हुसैन शाह सारकी। इस यानी ए ही उत्तर होगा इसका, हुसैन शाह सारकी को उसने बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। इसमें पहला है 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और 1540 ईस्वी में हुआ था बिलग्राम या कनौज का युद्ध। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में सहिस्ता खां बिहार का सूबेदार था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बिहार में दानापुर के सैन्य टुकड़ियों का विद्रोह कब हुआ था या कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को बिहार दानापुर में सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ब्रिटिश सरकार के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न में कुछ चीज़ें समझने लायक है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। उसी घोषणा के आधार पर 22 मार्च 1912 को बिहार, जिसमें उड़ीसा शामिल था, को प्रांत का गठन की अधिसूचना जारी की गई। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस मनाते हैं। और बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से कार्य शुरू कर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 1912। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के उस नवाब को अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उप नवाब को अफ़गानों ने हत्या कर दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग, जो हमारा सी ऑप्शन है, जैनुद्दीन हैबत जंग सी होगा। 18 नंबर प्रश्न है। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सासाराम के जागीरदार थे। नेक्स्ट प्रश्न। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत लोग कुंवर सिंह से कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था, वो पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध 3 जुलाई 1857 को संघर्ष हुआ था। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीर अली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ था। ये विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1931 से 32। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने के लिए अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन। इसका उत्तर हो जाएगा ए, लखनऊ अधिवेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय में आया था? तो ये आया था औरंगजेब के समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, औरंगजेब के समय आया था। मुगल शासक फारुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1713, यानी सी ऑप्शन। 1713 में मुगल शासक फारुखसियर का राज्याभिषेक किया गया था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो वो 1821 ईस्वी में आए थे। इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1821। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद
जब विजयी राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के सुल्तान के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ जो भारत को सुशासन देने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया था, जिसके कारण अपने देश के लोगों में काफ़ी असंतोष की भावना हुई, जिसके चलते यहाँ के लोगों में एक आंदोलन करने की उस समय एक तरह से ज्वाला भड़की और 1919 में एक सभा हुई, जिसके माध्यम से खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात हुई। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें मजहरुल हक जो थे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और मौलाना नूरुल हसन ने भी इसमें भाग लिया था। इस तरह इसका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी ई ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले पंचायत से संबंधी कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 243 ए जो अनुच्छेद है वो ग्राम सभा से संबंधित है। 243 बी है वो पंचायतों के संविधान से संबंधित है। 243 सी जो है वो पंचायत के गठन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन तो सी हो जाता है, कि फिर भी हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। 243 डी में सीटों का आरक्षण है। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है। 243 एफ में सदस्यता से अयोग्य करने की बात की गई है, जो लोग उसमें शामिल होते हैं। 243 जी पंचायत की शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। और इस तरह से 243 एन तक ये संबंध इसका पंचायती राज से है। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है 243 जे, जिसमें पंचायतों का अंकेक्षण की चर्चा की गई है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा के गठन के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या 250 होनी चाहिए, ये ऑप्शन होगा। किसी पंचायत समिति में कितने स्थायी समितियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी 7। इसके बाद है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में शुरुआत की गई थी इसकी, 1952 सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो इसमें ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित अनुच्छेद है 159, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो ये होता है 6 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 500। अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारतीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1993 में पारित किया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के पहले लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहानी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन बी, श्रीधर वासुदेव सोहानी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और साथ में एक और यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने वाला है कि बिहार का राजकीय चिन्ह के साथ ही पीपल है, जो बिहार का राजकीय वृक्ष है, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 2011 में जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो उसकी संख्या 1 है, और वो है गोपालगंज जिला, जिसमें सबसे अधिक 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात, वहाँ के लिंगानुपात 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का 876, मुंगेर का है 876। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
प्लाईवुड के लिए बिहार का वैशाली ज़िला प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वैशाली ज़िला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हर घर बिजली ऊर्जा की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 दिसंबर 2017। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कहलगांव विद्युत परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एनटीपीसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध नानक जल कुंड कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध नानक जल कुंड आपको राजगीर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट। ये 46 नंबर प्रश्न, परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा अररिया। ये अररिया में स्थित है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में स्थित है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 22 तक इसकी कार्य अवधि है कृषि रोड मैप 3 की। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, भागलपुर। यानी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये तीनों पश्चिम बंगाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, हिमालय की तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय की जो तराई क्षेत्र है उसमें टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। और ये अंतिम प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। तो बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।